हेलो स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 2 में लास्ट इक्वेशन रह गई है जिसका सॉल्यूशन होने से रह गया था। बाकी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो ये है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन से वेव इक्वेशन की मॉडलिंग कैसे करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये एक एग्जांपल लिया गया है, वो आप देख लीजिए। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L डिस्टेंस अपार्ट. Motion is started by displacing the string in the form of y is equal to a sin pi x upon L, from which it is released at time t is equal to 0, so that the displacement at any point at a distance x from one end at time t is given by y is equal to xt. Xt is equal to a sin pi x upon L cos pi ct upon L. तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ना। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रिंग है, हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर है x एक्सिस के अलोंग, और दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू L पर है। तो इन दोनों के बीच में इस एंड पर और इस एंड पर एक स्ट्रिंग को खींच के बांध दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि इसमें वाइब्रेशन यानी ऑसिलेशंस स्टार्ट किए गए हैं। ऑसिलेशन स्टार्ट करने का 2 टेक्निक होती है। या तो हम स्ट्रिंग में इनिशियल वेलोसिटी कोई दे दें, या स्ट्रिंग में कोई इनिशियली डिस्प्लेसमेंट दे दें। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, बल्कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है। हमने वेलोसिटी स्टार्ट कर दी है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक साइड में खींच कर छोड़ दिया है, तो वो स्ट्रिंग बार बार ऑसिलेशन करने लगेगी। ठीक है, यानी कि लेकिन वो जो ऑसिलेशन है एंड पॉइंट्स पर जहाँ पर स्ट्रिंग बंधी हुई है वहाँ पर 0 होंगे। तो मैंने मान लिया है y यानी वाइब्रेशंस आर 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग तो ये बाउंड्री कंडीशन आ गई हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, लेकिन इनिशियली कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की भी मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो देखिए इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो ये। तो इस टाइप से हमारे पास में 4 इक्वेशन हो गई हैं। लास्ट पेज पर देख लीजिए। 2 तो बाउंड्री कंडीशन 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 2 में, इनिशियल कंडीशन 1 इक्वेशन नंबर 3 में, और इनिशियल कंडीशन 2 इक्वेशन नंबर 4 में। तो इस टाइप से ये तो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन की मॉडलिंग हो गई है। लेकिन कोई सी भी वेव इक्वेशन हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है del 2u ओवर del t2 इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x2, इक्वेशन नंबर 5 में। चूंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन में y मेंशन कर दिया है हमने, तो u को हमने रिप्लेस कर दिया है y से। u और y से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि दिया हुआ था इनिशियली y इज इक्वल टू इतना, यानी कि उसने जो वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसे y से रिप्रेजेंट किया है, ना कि u से। इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 5 को रीराइट कर दिया है y की फॉर्म में। तो देख लीजिए अब आप लोग, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना शुरू किया है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xt। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपका बहुत पड़ा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन 6
को 5 में जैसे ही मैंने रखा तो ये बन गई है एक्स टी डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, इक्वेशन नंबर 7 में। सी स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में नहीं रखूँगा, लेफ्ट में ले जाऊँगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए पूरी इक्वेशन को एक्स टी से डिवाइड भी कर दिया है और सी स्क्वायर को दूसरी साइड में ले आए हैं, तो इक्वेशन नंबर 8 बन गई है। एक साइड में फंक्शन ऑफ टी है, दूसरी साइड में फंक्शन ऑफ एक्स है और दोनों इक्वल हैं, तो हमने मान लिया कि ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 9 में के की वैल्यू 0, के कांस्टेंट है तो के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने कई बार बताया है पहले भी और इस बार भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब भी हम वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हीट इक्वेशन सॉल्व करेंगे या लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर लेनी है। रीज़न ये है कि जब के की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करके इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो प्रॉब्लम की जो एक्चुअल करेक्टरिस्टिक हैं वो मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक से मैच हो जाती है। तो इक्वेशन नंबर 10 में मैंने के की जगह माइनस पी स्क्वायर रख दिया है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म यानी फर्स्ट मेंबर और थर्ड मेंबर को इक्वेट करके इक्वेशन बन गई है 1/c स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट पेज पे इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये इक्वेशन बन गई है d2t अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। इसके लिए सेकेंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका पी 0 है क्योंकि इसके राइट हैंड साइड का फंक्शन 0 है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है हमने, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई है। इससे 2 रूट आ गए हैं आईटा पी सी। तो इन रूट्स को यूज़ करके हमारे पास टी की इक्वेशन आ गई है, यानी टी का सी एफ आ गया है या टी के लिए सोल्यूशन आ गया है। टी इज इक्वल टू C1 cos पी सी टी प्लस C2 sin पी सी टी, इक्वेशन नंबर 11 में। अब लास्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन थी नंबर 10, उस इक्वेशन में सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर को इक्वेट किया है तो आ गया है एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो दोबारा से एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है और जिसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आए हैं प्लस माइनस आयोटा पी। तो इसके लिए भी मैंने सी एफ लिख दिया है या कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया है। तो आ गया है x इज इक्वल टू C3 cos px प्लस C4 sin px। इक्वेशन नंबर 13 में देख लीजिए आप, t का सॉल्यूशन मिला है और 11 में t के लिए और 12 में x के लिए सॉल्यूशन मिला है। लेकिन हमने पहले ही एग्ज्यूम कर लिया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब हमने लगाया था कि y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड t। तो जो x की वैल्यू 11 और 12 में आई है, x और t की वैल्यू, उन्हें मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ 13 में रख दिया है। तो इक्वेशन नंबर 13 वेव इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अब मुझे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद में इनिशियल कंडीशंस। तो इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। तो बाउंड्री कंडीशन 1 ये कहती है y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन नंबर 13 में y की वैल्यू 0 रख दी है और x की वैल्यू भी 0 रख दी है। तो ये बन गया है y इज इक्वल टू 0, पहला फैक्टर अनचेंज्ड है यानी C1 cos PCT प्लस C2 sin PCT, क्योंकि मैंने वैल्यू रखी है x की और इस फैक्टर में कहीं भी x नहीं है बल्कि t है। दूसरा फैक्टर बना है C3 cos 0 और C4 sin 0। चूंकि दूसरा फैक्टर चेंज हुआ है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चेंज हुई है, तो मैं ये क्या करता हूँ,
इक्वेट कर देते हैं चेंज्ड फैक्टर को 0 से, तो ये आ गया है C3 1 प्लस C4 0, यानी C3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 13 में हम C3 की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। नेक्स्ट पेज देख लीजिए आप लोग। तो इक्वेशन नंबर 14 आ गई है। 13 में जैसे ही मैंने रखा है C3 0, y इज इक्वल टू C1 cos PCT प्लस C2 साइन PCT इंटू C4 साइन PX। इक्वेशन 14 बन गई है। अब मैंने बाउंड्री कंडीशन 2 अप्लाई की है। इसमें कहा गया है कि जब x की वैल्यू L है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू L। तो चेंज्ड फैक्टर इक्वेट कर लिया है, तो ये बन गया है 0 इज इक्वल टू C4 साइन PL। C4 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि C4 0 हो जाता है, मान लीजिए C4 की वैल्यू 0 आ भी जाती है, तो मैं इक्वेशन नंबर 14 में जैसे ही C4 को 0 रखूँगा तो पूरी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें वाइब्रेशन को वो 0 दिखाने लगेगा। तो इसलिए C4 0 नहीं हो सकता। C4 यदि 0 नहीं है तो C4 के मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म है साइन PL वो 0 है। साइन PL यदि 0 के बराबर है तो मैंने इक्वेट कर ली है अंडरलाइंड में, और साइन की वैल्यू तब 0 होती है जब वो n पाई हो। तो साइन PL इज इक्वल टू साइन n पाई हो गया है, जिससे कि हमारे पास में आ गया है PL इज इक्वल टू n पाई और P इज इक्वल टू n पाई अपॉन L। तो इक्वेशन नंबर 14 में P की जगह मैंने n पाई अपॉन L रख दिया है। अब इनिशियल कंडीशन 1 सब्सटीट्यूट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 16 में। इनिशियल कंडीशन 1 ये कहती है द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो मैंने इक्वेशन नंबर 16 को डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद t की वैल्यू 0 रख दी है और इनिशियल वेलोसिटी यानी dy अपॉन dt को भी 0 रख दिया है। देखिए इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट कर लिया है। दोबारा देख लीजिए, अंडरलाइंड फैक्टर्स को इक्वेट कर लिया है, तो यहाँ से आ गया है C2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले इस बार मुझे C2 को 0 रखना है। इक्वेशन 16 मॉडिफाई हो जाएगी 17 में। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 17 आ गई है C1 C4 साइन n पाई x अपॉन L और cos n पाई CT अपॉन L। इक्वेशन नंबर 17 ही हमारी इक्वेशन का मॉडिफाइड सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन को बार बार बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद में मॉडिफाई कर रहे हैं। एक लास्ट इनिशियल कंडीशन रह गई है जो कि इक्वेशन नंबर 4 में थी। वो इक्वेशन कहती है, ये क्वेश्चन में गिवन भी थी कि y इज इक्वल टू a साइन पाई एक्स अपॉन एल एट t इज इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन नंबर 17 में y की वैल्यू a साइन पाई एक्स अपॉन एल रख दी है और राइट हैंड साइड में जो C1 C4 है इसे मैंने bn मान लिया है और समेसन इसलिए लगा दिया है क्योंकि सॉल्यूशन में 17 में जो सॉल्यूशन है इसमें n इन्वॉल्व हो रहा है। n का मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो जब भी हम bn टर्म का यूज़ करेंगे समेसन लगाना जरूरी है। इसके और भी कुछ रीज़न है, मैं डिफरेंट रीज़न भी बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत लंबा ना हो जाए। तो देखिए, ठीक है, लगभग सही चल रहा है। तो देखिए, तो ये जब मैंने रखी है वैल्यू t की जगह 0, तो ये वाला फैक्टर में t की जगह 0 रखा, तो ये बन गया है a साइन पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू समेसन bn साइन n पाई एक्स अपॉन एल। तो ये मैंने समेसन को 0 1 2 3 वैल्यू के लिए एक्सपेंड कर लिया है। तो मैंने नोटिस किया कि b1 की वैल्यू a है जबकि n की वैल्यू 1 है और बाकी जितने भी अदर bn है
वो सब जीरो हैं। तो ये जो सॉल्यूशन था 17, इसमें समेशन लगा के यहाँ लिख दिया है मैंने और n की वैल्यू 1 लिख दी है। ये 70 यहाँ पर जो लिखी है ये मैंने दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है ये 17 ही है, बस इसमें C1 C4 की जगह तो Bn लिखा है और Bn लिखने की वजह से समेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन अब B1 n की वैल्यू 1 और Bn इज इक्वल टू a सब्सटीट्यूट किया तो ये आंसर आ गया और यही प्रूव करना था। इस टाइप से यूनिट नंबर 2 के सारी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए कि सर हमें ये वीडियो बना के आप भेज दें, आपको निश्चित तौर पर वो वीडियो बना के भेजी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, फिर भी यूनिट 2 में से या किसी और यूनिट में से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें।